हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव से ठीक एक साल पहले बीजेपी और कांग्रेस का दलित प्रेम जागा है। संत रविदास जयंती के मौके पर दोनों ने खुद को दलितों का हितैषी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी मौके पर एक दूसरे पर राजनीति करने के आरोप भी लगाए गए। सत्तारूढ़ बीजेपी ने पूरे प्रदेश में पंचायत स्तर तक जोरदार कार्यक्रम किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संत रविदास को याद करते हुए उनको नमन किया और वर्चुअल संवाद में इस खास मौके पर दलित आबादी के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी। हमारे अनुसूचित जाति के युवाओं को स्वरोजगार, कौशल उन्नयन, नवाचार और अन्य विषय संबंधी परियोजनाओं के लिए 2 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। विशेष परियोजनाएं जो बच्चे हमारे बनाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर बड़ी घोषणा की तो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी नेताओं ने संत रविदास को याद करते हुए बीजेपी को अंबेडकर के विचारों को जमीन पर उतारने वाली पार्टी बताया। साथ ही कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। झूठ बोलते हैं, कैसे वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। हम तो हमेशा ये प्रयास करते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर को, उनके विचारों को, गांधी जी के विचारों को अगर जमीन पर किसी ने उतारा तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री ने उतारा। उन्होंने समाज में एकता की बात की। उनके बताए मार्ग पर हम सब चलें, ये हम सबका संकल्प है। कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है, उसको इसके अलावा कोई मतलब नहीं। सरकार थी, अगर 50 साल कांग्रेस की सरकार कुछ की होती तो हमारे समाज की ऐसी स्थिति नहीं होती। अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो जिम्मेदार कौन है? जिन्होंने 50 साल सत्ता की है। हम तो अभी 15 सालों से सरकार में। केवल बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस भी दलित वोटर्स को साधने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने भी रविदास जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में अपने कार्यकाल में अनुसूचित जाति के लिए किए गए कामों को याद दिलाया। तो दिग्विजय सिंह ने भोपाल में बीजेपी और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। आज हमारा SC हो या ST हो, जगह जगह आप अखबारों में पढ़ते हैं किस प्रकार का उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। प्रदेश की तस्वीर आपके सामने। लेकिन हमें इस बात का दुख है कि पूरे देश में आज भी दलितों पर अत्याचार हो रहा है। हमें नफरत को मोहब्बत में बदलने की आवश्यकता है। संत रविदास जयंती पर आरोप प्रत्यारोप और खुद को दलितों का सबसे बड़ा हितैषी बताने की होड़ की वजह प्रदेश की 16% दलित वोटर आबादी है, जो सत्ता की दौड़ में काफी निर्णायक है। चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलित वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दलित आदिवासियों पर जिस तरह की हिंसा की घटनाएं हुई उसने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया, जबकि कांग्रेस इन्हीं घटनाओं को मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरने की भरपूर कोशिश कर रही है। संत रविदास जयंती के मौके पर सियासत भी इसकी एक बानगी मात्र है। देखना यह है कि जिनको अपने पाले में लाने के लिए सियासी दांव पेंच खेले जा रहे हैं वो किन पर भरोसा जताते हैं। नवीन कुमार सिंह, IBC 24 भोपाल। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। रिपोर्ट आप देख रहे थे जिसमें स्पष्ट हो गया होगा कि किस तरह रविदास जयंती के अवसर पर चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, दोनों ने अपनी तरफ से पूरे वर्ग के बीच में संत रविदास जी की जयंती मनाते हुए उनके आदर्शों पर चलने की बात की, लेकिन उससे कहीं ज्यादा निशाना विरोधियों पर साधा। और ये बात बहुत स्वाभाविक है कि इस वर्ग की, इस संत समाज से जुड़ी हुई जो आबादी है उसका वोट प्रतिशत अच्छा खासा है। यानी अगर हम देखें चुनाव के लिहाज से तो ये आबादी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या आयोजनों के पीछे इतना ही आधार है या इसके पीछे कोई और संदेश छिपे हैं? एक दूसरे पर वार पलटवार में संदेशों को थोड़ा पीछे छोड़ते हुए हमने देखा है। आज हमारे साथ इस मंच पर भी बातचीत करने के लिए दोनों पक्षों के दो बहुत ही समर्थ और तर्कशील नेता हैं। मिथुन अहिरवार साहब हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, और उमेश शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और जिन संत की जयंती के उपलक्ष्य में तमाम कार्यक्रम हुए, समरसता और सबको एकीकृत भाव से देखकर समाज को आगे बढ़ाने की उनकी सबसे बड़ी एक लाइन की सीख समझ में आती है। विराट अर्थों में तो इसके बहुत सारे मायने। शुरुआत करेंगे उमेश शर्मा साहब आपसे।
जब सत्ता पक्ष ने आयोजन किया, जब सरकार ने तय किया कि ऊपर से लेकर नीचे तक हर स्तर पर कार्यक्रम हो, तो कांग्रेस पार्टी ने उनके वर्गों पर होने वाले अत्याचारों को गिनाया अपने कार्यक्रमों में। बाद में प्रतिक्रिया मांगी गई तो यह कहा गया कि 50 साल वर्सेस 15 साल किसने दलित वर्ग के लिए ज्यादा काम किया, इस पर डिबेट ना होकर किसने कितना काम नहीं किया, इस पर डिबेट छिड़ गई। क्या ये केवल चुनावी राजनीति के तहत होने वाले आयोजन माने जाएं? पुनीत जी, एक तो मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट कर देता हूं। भारतीय जनता पार्टी का मुझे लगता है कि इन सारे आयोजनों के पीछे कोई राजनीतिक निहितार्थ है ही नहीं, और ना हम इसको लाभ प्राप्ति की दृष्टि से देख रहे हैं। अगर आज मध्य प्रदेश की 23,000 पंचायतों में इस प्रकार का आयोजन हुआ है तो उसके पीछे जो है, उसके पीछे की दृढ़ मान्यता यह है कि हमारे वैचारिक अधिष्ठान से ये सारी चीजें जुड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का अपना राजनीतिक चिंतन हमको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि समाज के अंदर जितने महापुरुष हैं, जिनकी प्रेरणा से, जिनके मार्गदर्शन से, जिनके उपदेशों से, जिनकी जीवन यात्रा से समाज को लाभ प्राप्त हो सकता है और समाज के अंदर एक जागरण का वातावरण पैदा हो सकता है, ऐसे सारे लोग जो इतिहास के दुर्बी लेखन के कारण विस्मृत कर दिए गए हैं, उन सारे लोगों को समय समय पर स्मृत किया जाता है। और संत रविदास जी तो मुझे लग रहा है कि भारत की आत्मा से कभी विलग रहे नहीं। 15वीं शताब्दी का जो उनका जीवन काल रहा है, उस जीवन काल के अंदर मुझे लग रहा है कि उस क्रांति प्रचेता ने केवल संत की भूमिका नहीं निभाई है, वो सामाजिक बदलाव के पहलुए बनकर आए हैं। उन्होंने सामाजिक समरसता का वो संदेश दिया था कि जो जाति की कारा तोड़ने के लिए कर्तव्य निष्ठता के साथ उनकी जीवनचर्या में प्रकटित होता है। हम आज जिस सामाजिक समरसता की परिकल्पना करते हैं, अब कल्पना करिए कि चित्तौड़ की महारानी मीरा देवी जो अनन्य कृष्ण की भक्त थी, वो चर्म शिल्पी समाज के संत रविदास को अपना गुरु मानती थी। भगवान श्री कृष्ण ने जिनको अपनी आत्मा में प्रवेश दिया, ऐसी राजपूतानी छत्राणी महारानी ने अगर चल्पशिल्पी समाज के गुरु को अपना व्यक्ति को अपना गुरु माना तो उनके ज्ञान के कारण माना। तो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति होते हैं वो ज्ञान के कारण पूजित होते हैं। तो संत रविदास जी हो, बिरसा मुंडा हो, टंट्या भील हो, रानी कमलापति हो, वासुदेव बलवंतराव अफड़के हो, चाफेकर बंधु हो, ये जो इतिहास के दुर्बी लेखन के कारण समाज के परिदृश्य से विस्मृत कर दिए गए हैं, उन सबको समाज के भीतर पुनर्जागृत करना, उन सबकी प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना करना है। ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। हम इसमें श्रेय और प्रेय की राजनीति नहीं ढूंढते हैं, और आरोप और प्रत्यारोप के लिए मुझे लगता है कि बहुत सारे दिन होते हैं जब एक दूसरे पर आरोप लगा सकते हैं। अगर आप हमारी तरफ उंगली उठाएंगे तो प्रति प्रश्न हमारे तर्कश में भी होते हैं। आज सागर में जाकर कमलनाथ जी जो कह रहे थे कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है, तो कमलनाथ जी की सरकार में 14 जनवरी 2020 को क्या हुआ था? धन प्रसाद अहिरवार को उसी सागर में जिंदा जला दिया था। अल्पसंख्यक समाज के 24-25 लोग उसके घर में घुस गए, उसको केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया गया। अलीराजपुर के आदिवासियों को पेशाब पिलाई गई, दलित बच्चियों के साथ बलात्कार हुए। मुझे लग रहा है कि ये सब दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं, इनको याद करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि जो सकारात्मक भाव समाज को रविदास जी देकर गए हैं, हम आप पर आरोप लगाए, आप हम पर आरोप लगाए, आरोप प्रत्यारोप का ये जो कीचड़ उछालू कार्यक्रम है, ये राजनीति की स्वाभाविकता होती है और इसके लिए बहुत समय है। मुझे लगता है कि आज हम सबको सकारात्मकता के साथ, कांग्रेस पार्टी, आखिरी बात पुनीत जी, कांग्रेस पार्टी अपना आयोजन करे, अपने लोगों के माध्यम से रविदास जी की महिमा का गुणगान करे, हम अपने माध्यम से करें, सरकार अपने माध्यम से करे, भाजपा अलग है, ठीक है। लेकिन आप जितनी साफगोई से और सार्थक तरीके से अपने कार्यक्रमों को रख रहे हैं, मैंने कहा कि जब उन कार्यक्रमों के बारे में पूछा गया तो उन कार्यक्रमों के मंच पर और उन कार्यक्रमों के बाद मंत्रियों की प्रतिक्रिया आप सुन लें, वो ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस की बातों का जवाब देने के लिए, पलटवार करने के लिए हैं, और उनके कार्यकाल में क्या नहीं हुआ उसको उन मंचों पर भी ज्यादा जगह मिली बातों को। मिथुन साहब हैं, मिथुन अहिरवार जी, आपने सुन ली सारी बातें, क्यों ना कांग्रेस पार्टी के आयोजन को भी उस पॉलिटिक्स का हिस्सा माना जाए, उस वर्ग के वोट बैंक से जोड़कर देखा जाए जो आरोप आप सत्ता पक्ष पर लगाते हैं। कैसे आप अलग हैं इनसे, आप ही के आरोपों के मुताबिक? देखिए पुनीत जी, लोकतंत्र में आपने जिस वर्ग के लिए काम किया है, आपका सबसे पहला अधिकार है उस वर्ग के बीच जाएं, और राजनीति के लिए भी अगर मानना पड़े तो उस वर्ग से आप वोट मांगिए और उस वर्ग को बताइए कि आपने उस वर्ग के लिए पिछले जितना भी आपको कार्यकाल मिला है उसमें आपने क्या किया। तो अनुसूचित जाति के लिए अगर आरक्षण की व्यवस्था किसी ने की तो वो कांग्रेस पार्टी ने की।
अनुसूचित जाति के लिए अगर SC/ST एक्ट किसी ने दिया तो वो हमने दिया, अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जाति आयोग हमने बनाया, अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम हमने बनाया, अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए अलग से हॉस्टल हमने खोले, अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए अलग से स्कॉलरशिप हमने उसकी व्यवस्था की। रविदास जी को आज सामने रख करके यदि भारतीय जनता पार्टी उनके नाम पर वोट मांगना चाहती है तो हमें उससे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल एक नीति बता दे जो उन्होंने मुख्य रूप से केवल दलित समाज के लिए बनाई हो, आपका पूरा अधिकार बन जाएगा। ये मिड डे मील गिनाएंगे, ये उज्ज्वला गिनाएंगे, ये प्रधानमंत्री आवास गिनाएंगे, ये तो सबको मिल रहा है और ये कांग्रेस पार्टी की शुरू की योजना है जिनका आपने नाम बदला, लेकिन एक ऐसी योजना जो आपने दलित समाज के लिए बनाई हो उसका मैं इंतजार करूंगा। उमेश जी 9 बजे के पहले बता दीजिएगा, मैं आपका बड़ा सम्मान करूंगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, संत रविदास जी को लेकर के बहुत बड़े दावे किए जा रहे हैं। मोदी जी भी आज मंजीरा बजाते नजर आए, लेकिन मोदी जी ने जवाब नहीं दिया कि दिल्ली के तुगलकाबाद में रविदास जी के मंदिर को जब उस पर जेसीबी चला दी गई, जब उस पर बुलडोजर चला दिएगा, उस मंदिर को गिरा दिया गया और आपके शहरी विकास मंत्रालय के अंडर आते हुए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उसको गिराया, तो उसके बाद आपकी पार्टी का क्या रुख था? आपकी पार्टी ने उस बात के लिए क्षमा क्यों नहीं मांगी? फर्ज कीजिए अगर किसी हिंदू समाज के मंदिर को या अयोध्या के मंदिर के लिए कोई बात कह भी दे अगर कोई व्यक्ति, तो भारतीय जनता पार्टी उसकी किस प्रकार की लिंचिंग करेगी। तीसरी बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि एनसीआरबी का 2020 का डेटा हमारे पास अभी अवेलेबल है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में 2020 में 6,899 घटनाएं दलित समाज के ऊपर अत्याचार की हुई हैं। मध्य प्रदेश जो है चौथे नंबर पर दलित अत्याचार में है और कोई अतिशयोक्ति नहीं कि भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तर प्रदेश भी दलित अत्याचार के मामले में अव्वल है। यही नहीं, जब आप दलित समाज की 1 करोड़ 13 लाख की आबादी को मध्य प्रदेश में देखते हैं तो 60% जो टोटल अत्याचार है उसके साथ मध्य प्रदेश नंबर 1 पर प्रतिशत के आधार पर दलित अत्याचार में नंबर 1 होता है। ये एनसीआरबी के वॉल्यूम 2 पेज नंबर 517 पर लिखा हुआ है। ये केंद्र सरकार का डेटा है, ये प्रमाण मोदी जी ने मध्य प्रदेश की सरकार को दिया है। मेरा निवेदन ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये आज किस तरीके का शासन चला रहे हैं कि दलित समाज का एक व्यक्ति, किसी आम एक सामान्य एक गरीब व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, एक व्यक्ति जो पुलिस में आरक्षक के पद पे तैनात है, जब वो घोड़ी पे चढ़ता है तो उसको पत्थर मारे जाते हैं, उसका डीजे बंद करवाया जाता है, उसके रखे हुए खाने को फेंक दिया जाता है। छतरपुर में, सागर में इस तरीके। चलिए मिथुन जी, आपकी बातों का मैं उत्तर लेता हूं, लेकिन एक बात आज के अवसर पर मैं आपसे भी पूछता हूं, आप भी समझते हैं कि ये चीजें आजकल की नहीं है, ये वर्षों से चली आ रही हैं, कुरीतियां हैं, समाज के हम नासूर कहेंगे, समाज की बुराइयां हैं, लेकिन क्या आज के दिन इनको उन मंचों पर जिन पर आप अपने ही भगवान स्वरूप संत को पूज रहे हैं, बात कर रहे हैं, उन पर हम ये बातें 4 घटनाएं उन्होंने भी गिनाई हैं जो शासनकाल की हो सकती हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, कांग्रेस का था, तो क्या हम इनको गिना करके अपने उन समयों को जस्टिफाई कर सकते हैं, उन घटनाओं को? नहीं। तो क्या ये आज के समय में घटनाओं वर्सेस घटनाओं की चीज हम बनाना चाहते हैं? चलिए पहले आपकी बात का उत्तर फिर आपके पास आऊंगा। उमेश शर्मा साहब उत्तर दीजिए। पुनीत साहब। पुनीत जी, मैं इस तरह के सैकड़ों घटनाक्रम गिना सकता हूं। जैसे एनसीआरबी की बात कर रहे थे मिथुन जी, वैसे एनसीआरबी के आंकड़े प्रतिवर्ष जारी होते हैं और अपराधों का जो कालक्रम होता है उस कालक्रम को हर बार एनसीआरबी अपने आंकड़ों में जारी करती है। तो ऐसा तो नहीं था कि जिस समय 10 साल दिग्विजय सिंह जी का शासन रहा था तो आपके यहाँ पर अपराधों पर पूरी तरह नियंत्रण था। मुझे लगता है कि डिबेट का समय व्यर्थ जाएगा। मैं बहुत सकारात्मकता के साथ इस समय का उपयोग करना चाह रहा हूं। आपने बहुत बेबाकी के साथ पूछा कि 9 बजे के पहले उमेश शर्मा जी आप बता दीजिएगा कि आपने क्या करा। हमने जो करा है ना, हमने मूल अवधारणा को पकड़ा है। हमको लगता है कि समाज का जो वर्ग गैर बराबरी का जीवन जी रहा है, वंचित जीवन जी रहा है, उसको केवल दारों के साथ बार बार आप एक बात करते हैं कि हमने संविधान निर्माण करके दे दिया, तो संविधान पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर आपका कॉपीराइट हो गया क्या? कांग्रेस पार्टी का कॉपीराइट हो गया क्या भारत के संविधान में? उस समय जब भारत का संविधान समुदाय के लिए बाकायदा संविधान दलित वर्ग के लिए एक योजना वो गिना दीजिए, उसके बाद आपको पूरा 15 मिनट आप ही बोल लीजिएगा। एक योजना दलित वर्ग के लिए, एक योजना दलित वर्ग आप जब बोल रहे थे मैं बोला, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। और जहां तक जनजाति बच्चों की बात है, ये भारतीय जनता पार्टी ने तय करा है। एक योजना दलित वर्ग के लिए आप गिना दीजिए, पूरे 15 मिनट आप बोलिए। तो उसको छात्रवृत्ति प्रदान करी जाएगी।
ये कौन ने दिया? एक योजना, ये हमने शुरू की। छात्रावासों का निर्माण, हॉस्टल हमने बनाए, स्कॉलरशिप मिथुन जी पहले उनको बोलने दें। योजना जो आपके वक्त पर उन्होंने सुना है, आपको भी सुनना चाहिए, फिर इसके बाद आप प्रश्न करें। मिथुन जी मैं चुप होकर सुनता हूं। मिथुन जी मैं चुप होकर, उमेश जी आप अपनी बात रखें। मिथुन जी मैं चुप होकर सुनता हूं। और ये सरकारें कोई एहसान नहीं करती। आप बोल दीजिए, मैं उत्तर दूंगा। पुनीत जी हमारी सरकार हो या इनकी सरकार हो, आज हमारी सरकार में हम ये कहेंगे कि हमने जनजाति के बच्चों को विदेश में भेजा है छात्रवृत्ति देकर, तो कोई हम कृपा नहीं कर रहे। सरकार का उत्तरदायित्व है, सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। अब उसको हम आंकड़ों में गिनाने जाएंगे, हम कहेंगे कि हमने ये सरकारों का उत्तरदायित्व है, आपको करना पड़ेगा। जिस समय आपकी सरकार थी आजादी के बाद, उस समय जो काम आपके जिम्मे थे वो आपने करे। इस समय जो हमारी सरकार है, हमारे जिम्मे जो काम है वो हम कर रहे हैं। विषय ये है कि श्रेय और प्रेय की राजनीति में आखिर हम आज के सकारात्मक दिन का सत्यानाश क्यों कर रहे हैं? जो डिबेट का मूल विषय था, मेरे पास भी बहुत सारे पन्ने भरे हुए पड़े हैं। मैं चाहूंगा तो सिलसिलावार गिना दूंगा कि अनुसूचित जाति के लिए करा, जनजाति के लिए करा, दलित के लिए करा। ये काम सरकार के उत्तरदायित्व में आता है और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की हो। ठीक है। एक बात पुनीत जी, आखिरी बात, कि जो दलितों के आरक्षक को घोड़ी आपने, मैं पुनीत जी समाप्त करता हूं, आरक्षक को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया, ये आज का घटनाक्रम है। इस हिंदुस्तान में ये जाति कारा के कारण 5000 वर्षों से इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। क्या आपकी सरकार में इस प्रकार के घटनाक्रम नहीं घटते थे? क्या आपकी सरकार में दलित बच्चियों के साथ अपराध नहीं घटित होते थे? हर एक सरकार में घटित होते। ये जो अपराध है ये समाज के अंदर आपकी बात को पहले आम जनता के प्रश्न और जिज्ञासा के तौर पर मैं रख चुका हूं। जो बात आप यहां कह रहे हैं, क्या हम आंकड़े वर्सेस आंकड़े पर इस बहस को ले जाना चाहते हैं, या हम हित वर्सेस हित पर ले जाना चाहते हैं, या संत और उनकी शिक्षा के करीब कौन सा दल चल रहा है इस पर ले जाना चाहते हैं, या उस वर्ग के लिए वास्तविक काम पर ले जाना? एक छोटे से ब्रेक के बाद मिथुन जी के पास जाऊंगा मैं। तो संत रविदास की जयंती के उपलक्ष्य में हुए आयोजन और उनके मंचों पर हुई बातें और बात की प्रतिक्रियाओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। मिथुन जी सवाल में दोहराऊंगा नहीं, आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, इशारा किस तरफ है। क्या हम आंकड़े वर्सेस आंकड़े के आधार के ऊपर 15 साल वर्सेस 50 सालों के ऊपर डिबेट करें, या फिर हम किसने हित किया इस पर डिबेट करें, या किसने ज्यादा नुकसान किया इस पर डिबेट करें? उस वर्ग की तरफ से सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि किसी भी राज्य में होने वाली घटनाएं हैं, तो मैं इसको स्वीकार करता हूं कि ये घटनाएं किसी भी राज्य में हो सकती हैं, लेकिन उस घटना को लेकर के राज्य सरकार का क्या कन्विक्शन, क्या स्टैंड उस घटना के प्रति है, वो डिफाइन करता है अगले एनसीआरबी के डेटा में कि आप किस तरफ हैं। तो जो राजस्थान भाजपा के शासनकाल में दलित अत्याचार में नंबर 1 पर हुआ करता था, जब हमारी सरकार आई तो वो पिछड़ के वो तीसरे चौथे नंबर पर आ गया। हमने घटनाएं वहां कम की और उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर आ जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है कि यदि दलित समाज पर घटनाएं होती हैं तो मौन समर्थन भारतीय जनता पार्टी का उन घटनाओं को रहेगा। आपको याद होगा, मैं आप ही को देख रहा था, आप ही ने उस डिबेट को कंडक्ट किया था जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर मंत्री का बेटा एक दलित समाज के व्यक्ति को जाति सूचक शब्द और गालियां दे रहा था। उस पर कोई कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं की जाती, क्योंकि इन वर्गों के विरोधी। मेरा निवेदन केवल ये आंकड़ों से हट जाएं। तो अभी मुझे दुख हुआ कि उमेश जी ने ये कहा कि जो दलित वर्ग पर होने वाली घटनाएं हैं, ये इनके बारे में चर्चा करना, ये डिबेट का बहस का समय जाया करना। हो सकता है आपके पार्टी की ऐसी मानसिकता हो। चलिए, मैं आंकड़ों से अलग हटके आपसे 2-3 प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब मध्य प्रदेश में आपने दलित समाज को मिलने वाला जो एक आयोग बनता है दलित समाज के लिए, अनुसूचित जाति आयोग, उसमें जब आनंद अहिरवार जी को नियुक्त किया गया, जब वो अपना चार्ज लेने गए तो उनके दफ्तर पर आपने ताला किस हिसाब से दे दिया, जबकि कोर्ट से उनकी जो नियुक्ति है उस पर उसको जो आपने रद्द किया था उस पर स्टे है। आज उनको काम करने की अनुमति प्राप्त है। तो दलित समाज पर होने वाले अत्याचार के लिए यदि वो काम करना चाहते हैं, आपने उस आयोग पर ताला क्यों लगा लिया? आपने सवर्ण आयोग बना दिया, हमने कभी विरोध नहीं किया। आपने कहा कि ये आपके जो नेता हैं बार बार कहते हैं, जैसे मोहन भागवत जी हुए, वो कहते हैं कि आरक्षण को लेकर के पुनर्विचार होना चाहिए। सुमित्रा महाजन जी हैं, उषा ठाकुर कहती हैं कि आरक्षण जो गरीबी के आधार पर होना चाहिए। आपने दिया आरक्षण गरीबी के आधार पर, लेकिन उससे दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज को आपने बाहर कर दिया। आप मानसिकता पर, आप उस मानसिकता के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपने पहले भी रखा था। तब ये लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे संत और उनके कामों को, शिक्षाओं को लंबे समय तक विस्मृत करने का काम किया है, जिसे अब उभारने का काम बीजेपी करे। इसका उत्तर देना चाहेंगे मिथुन जी? नहीं, तो
तो ये रविदास जी के मंदिर को तुगलकाबाद में यदि ढहा दिया गया भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्वारा, तो ये किस हिसाब से आप उनकी प्रीचिंग को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की, इसका जवाब दीजिए। वो मंदिर बनाने के लिए कितना एलोकेशन किया, कितना चंदा आपने लिया, इस बात का जवाब दिए। राम मंदिर के लिए तो बड़ा अभियान चला के रखा है, तो संत रविदास जी के मंदिर को गिरा करके आपने कौन सा काम किया है, कौन सा महान काम किया है, जवाब देने कितना चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, कब वो मंदिर वापस बन खड़ा होगा, इसका जवाब। ठीक है उमेश जी। ठीक है पुनीत जी, मैं एक एक बात का उनके सिलसिलेवार जवाब दे देता हूं। एक तो मिथुन जी की जो उन्होंने बड़ा प्रश्न उठाया कि रविदास जी के मंदिर को केंद्र की सरकार ने समाप्त कर दिया, तो मुझे लग रहा है कि दिल्ली तो राज्य सरकार के अधीन आता है और वहां पर तो राज्य की चुनी हुई इकाई काम करती है। अब वो सेंट्रल टेरिटरी के रूप में तो काम नहीं करता, वहां तो ऑलरेडी मुख्यमंत्री होता है। तो फिर वो विषय आज की बहस का नहीं है और उसके संदर्भों के बारे में मैं बहुत अधिक से कह नहीं पाऊंगा। मिथुन जी, आपकी कठिनाई है कि जब आप बोल लेते फिर आप दूसरे को बोलने नहीं देते। थोड़ा सा आप शांति से धैर्य से सुनिए, आपको मैंने सुना है, आप थोड़ा धैर्य पूर्वक सुनिए। केंद्र सरकार के अंदर आता है, इसके बाद राजस्थान में अपराध के आंकड़े कम हो गए, केंद्र सरकार के अंदर आता है, इसके बाद आप बोल लीजिए, जवाब दे लीजिए। वो ईमानदारी के साथ हर एक अपराध के ऊपर एफआईआर करती है। कांग्रेस पार्टी के अंदर तमाशा ये होता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकारों में अपराध घटित होते थे तो अपराधों की एफआईआर को थाने में लॉन्च नहीं करा जाता था। एनसीआरबी का जो आंकड़ा जारी होता है वो थानों में दर्ज एफआईआर के आधार पर होता है। अब आप जब अपराध की एफआईआर ही दर्ज नहीं करेंगे तो आप बताइए कि फिर अपराध तो अपने आप घटने लगेंगे ना। तो राजस्थान में यही कुछ दुष्चक्र चलाया जा रहा है। मैं वापस पुनीत जी मूल विषय पर लौटता हूं। बहुत मानसिकता पर सवाल उठाया, उसका उत्तर देना चाहेंगे उमेश जी। विदेशों में छात्रवृत्ति देकर इतना भेजा नहीं, हमारी मानसिकता तो मैंने कहा है कि इतिहास का दुर्विवेचन कराया गया है और आज से नहीं करा गया है। शुरुआती दौर में जिस समय पंडित जी हुआ करते थे, पंडित जी ने वामपंथियों को यह खदान दे दी, कला की खदान दे दी, साहित्य की खदान दे दी, लेखन की खदान दे दी, इतिहास लिखने का काम वामपंथियों के जिम्मे कर दिया और उसका परिणाम यह हुआ कि इतिहास के अंदर वो क्रांतिकारी लोग, वो महापुरुष लोग जो भारत को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वर्षों से बलिदान दे रहे थे। उमेश जी हमारे पास समय की मर्यादा है, लेकिन इतना तो तय। हाँ जी मिथुन जी, जल्दी से अपनी बात रख दें, जल्दी से बात रख दें अपनी। भारतीय जनता पार्टी का अब यह कहना है कि इतिहास गलत लिखा गया है, मतलब इतिहास में इन वर्गों पर कोई अत्याचार नहीं हुआ, केवल लेफ्टिस्ट लोगों ने गलत इतिहास लिख करके ये एक भ्रम फैलाया कि इन वर्गों पर अत्याचार होता है। मेरा तो निवेदन ये है उमेश जी, पहले भी मैं केवल आपको फैक्ट करेक्ट कर रहा था कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ये केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के तहत होता है। केजरीवाल जी उसको मूल मुद्दे की बात यह है कि संत रविदास, वापस में लौटूंगा अपने इस डिबेट की शुरुआती चीज पर, संत रविदास जी की टीचिंग्स के कौन सा दल करीब है? अगर उनकी टीचिंग के करीब है, अगर उनकी सीख के करीब है, तो शायद इस बहस में किसी भी तरह के आंकड़े पेश करने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि उनकी सीख में वो सारी चीजें समाहित हैं जो हर वर्ग के बल्कि पूरे समाज के विकास के लिए निहित हैं। वो वर्ग बेहतर निर्णय करेगा और वक्त आने पर उत्तर भी देगा कि वो किन के करीब है या किन की बातों पर यकीन करता है। धन्यवाद, नमस्कार।